हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है सेट नंबर 4 का। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने रूटीन को आप लोग बनाए रखिए और एक एक सेट आप लोग डेली सॉल्व किया करिए, जिससे आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट होगा और काफ़ी फास्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये सेट नंबर 4 हो चुका है, ये 3 है अभी तक, इसको 4 कर दें। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन पहला आपका क्या है, दिया है HCF 99, 153 = 9। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का HCF 9 है, तो LCM क्या होगा। ऑप्शन भाई ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि भाई ऑप्शन आप अगर करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि 99 किसका गुणनखंड है। 99 3 का भी है, 11 का भी है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्या 3 से विभाजित हो रहा है, जोड़ के देखेंगे 7 8 7 15 3 18, 3 से हो रहा है, 3 से 18 हो जाएगा, 9 से भी 18 होगा। ठीक है, तो 11 से चेक कर लीजिए। 11 से चेक करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके, जैसे सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को एक में जोड़ा जाता है और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को एक में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको और इनको आपस में जोड़िए तो 9 बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख रहे हैं, चलिए 9 बनेगा। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 3 9 बनेगा, तो यानी 9 9 घटाएंगे 0, यानी ये 11 से विभाजित होगा। जब 0 आ जाता है तो 11 से विभाजित होता है। 11 से भी ये क्या हो गया, विभाजित हो गया, और 3 से भी हो रहा है। ठीक है, और 9 से भी हो जा रहा है। इसको चेक करते हैं, ये भी तो 11 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। ठीक है, और इसे चेक करेंगे तो 11 से ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 कम 11 4 बच रहा था, 43 हो रहा था, ये नहीं हो रहा, ये ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, और इसको देखेंगे तो ये 11 से विभाजित ये वाली हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी, और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक छोटा सा गुणनखंड कर लेते हैं 99। नहीं तो आप लोग फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला आपको पता है कि लासा एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा आपका कितना है, इसका निकालना है, इसे x कर लीजिए, और मासा आपको दे रखा है 9, और पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153। ठीक है, इससे इसको कट कर दीजिए, 9 कम 9, इसे काटेंगे तो 11 बार, तो x गुणा में 11 इंटू 153, 11 इंटू 153 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 99 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा देखिए ये 99 लिखा हुआ है, ये छोटी संख्या उससे लिखा हुआ है, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो यही फाइनली आने वाला है। कर लीजिए यहाँ पर 11 3 33, 11 5 55 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58, और 11 कम 11 5 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आप छोटा सा कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। बाई ऑप्शंस भी कुछ क्वेश्चंस लग जाते हैं, उन्हें बाई ऑप्शन भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दूसरा आपका, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका, ये दूसरा वाला देखिए, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें, एक थैला है आपके पास, उसमें कितने 3 लाल यानी यहाँ पर 3 लाल ले लेता हूँ, और 2 नीली, तो 2 तो आपका नीली ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लाल को रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड ब्लू गेंदे हैं। ठीक है, थैले से यादृच्छा एक गेंद निकालेगी, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता कह रहा है कि अब आप क्या करें, इसमें थैले में हाथ डाल के आप एक गेंद निकाल लो, एक गेंद, वो गेंद नीली होने की प्रायिकता बतानी है। तो टोटल आपके पास जो प्रायिकता यहाँ पर आपका जो संभावनाएं बन रही हैं, कितनी बन रही हैं, मैंने बताया कि जितनी संभावनाएं बनेंगी निकाल लेंगे तो पांचों में से कोई एक आपके हाथ में पकड़ा सकता है। तो आप यहाँ पर
पूरी संभावनाएं 5 हैं टोटल, लेकिन उनमें से नीली, यहां पर बोला ना नीली, नीली गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो नीली गेंद होने की संभावना कितनी है? 2 ही है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो इसे ऊपर 2 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो 2/5 हो जाएगा, तो इसकी आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/5। नेक्स्ट को देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? तो माध्यक वर्ग निकालने का तरीका होता है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक, देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं। मैंने बोला था पहले कॉलम आप क्रिएट कर लीजिए, इसे कॉलम क्रिएट करेंगे, इसे शॉर्ट छोटा सा करते हैं, या तो आप ये यहाँ पर भी थोड़ी जगह में कर सकते हैं उसको, ठीक है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। चलिए मैं यहीं पर करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, बारंबार माध्यक वर्ग निकालने के लिए ये एक यहीं पर आएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला 1 और 5 जोड़ के लिखेंगे 6, 6 और 8 जोड़ के लिखेंगे 14, यहाँ पर आ जाएगा 14, 6 जोड़ के लिखेंगे तो 20, और 20 3 लिखेंगे तो 23, ठीक है। अब जो ये 23 है लास्ट का नंबर, इसी को हमें क्या करना होता है? हाफ करना होता है, 23/2, यानी n/2 मैंने बोला था, ठीक है। तो n/2 करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2 हो जाएगा 0.5, तो 11.5, कितना? 11.5 आपका आएगा, जिसे आपको इसमें CF, ये जो मैं जोड़ के लिखा, ये मैं लिखा हूँ जोड़ करके, जो ये CF होता है, इस CF में चेक करना होगा कि भाई आपका जो है 11.5 यानी 11.5 किसमें नहीं आ रहा, किसके बाद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो 1 के बाद 11 आ सकता है, काउंट करेंगे तो जाएंगे, मिल जाएगा। ऐसे 6 के बाद, ऐसे 14 यानी 14 के बाद अगर आप गिनेंगे तो 15 मिलेगा, 11 पीछे नहीं मिलेगा, आगे मिले, आगे आपको 11 नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वाले जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसी वर्ग अंतराल को आप लेंगे, तो यही आपका माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। आराम से बात समझ में आई। इससे ऑप्शन यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है ना। बहुलक वर्ग देखिए बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग में मैंने बताया था कि आपको बारंबारता की पंक्ति में देखना है कि कौन सा डेटा सबसे बड़ा है इसमें। तो 11, 21, 23, 5 और 14 लिखा हुआ था, 23 सबसे बड़ा डेटा है। सबसे बड़ा डेटा होने के कारण ये आपका 20 और 30 क्या हो जाएगा? यही वाला जो उसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल है, यही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग ऑप्शन C सही है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप 4 क्वेश्चन आपको मैंने समझाया, और बाकी के क्वेश्चन इसी प्रकार आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपके अगले क्वेश्चन से हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, कोई सिक्का उसे एक बार उछालेंगे, उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो इसे देखते हैं। टोटल जब आपके पास एक सिक्का होता है तो उसको उछालने पर 2 कंडीशन बन सकती है, 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, ठीक है ना। तो 2 ही कंडीशन टोटल बनती हैं। तो टोटल कंडीशन को आपको नीचे लिखना है, और किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है? हेड आने की। तो एक सिक्के में एक ही हेड होता है, तो एक हेड आने की प्रायिकता एक ही होगी, ठीक है ना। तो 1 आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 बन जाएगा। यह आपका फर्जी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, इसे देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, इसको भी आप बाई ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करा जाएगा। इसका बनेगा 9, ठीक है, 3 की पावर 2 है तो 9 बनेगा। 9 से देखिए विभाजित हो रहा है, 9 कम 9 5 बनेगा, 9 छक 54 हो जा रहा है। इसका बनेगा कितना? तो 16 बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 बनेगा। 16 के बारे में भी ये आता है, 16 9 144।
ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे तो 16 9 144, ठीक है, यहाँ 9 फिर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी 16 है, ये आपका 27 है, 27 से ले जाएंगे तो हो सके हो जाए, लेकिन देखना पड़ेगा। और बाकी देखिए मतलब हो जा रहा है विभाजित, देख रहे हैं आप तो यहाँ पर हो जा रहा है, तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा, तो इसलिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 144 में लिखेंगे, और इसको अभाज्य संख्याओं से क्या करना होता है, विभाजित करना होता है। 2 से करेंगे तो 7 2, फिर 2 से यहाँ पर किया जाएगा 3 6, 2 से करेंगे तो 1 8, 1 8 कैसे, एक बार में गया यहाँ पर 8 बार में गया, ठीक है ना, 2 9, ऐसे 3 3 और 3 और 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट करेंगे मतलब घात के रूप में, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है तो 4 पावर हो जाएगी, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। और अगला जो आपका क्वेश्चन है, संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। तो आप जानते हैं कि 54 और 336 का एचसीएफ निकालेंगे तो 54 से छोटा ही आएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि 9 से ये तो चला जाएगा, ठीक है, क्या 9 से ये भी जा रहा है, देख लीजिए एक बार, 9 3 27 होता है, और आपका 6 बचेगा तो 6 6 नहीं होता है, 9 के पहाड़ में नहीं आता, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 6 से ले जाएंगे तो 6 9 54, 6 से इसको ले जाइए, 6 5 30 जा रहा है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। अब इसे करेंगे 3 से, ये भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि 5 4 9 300 होता है विभाजित, इसको जोड़ेंगे 12, इससे भी हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। जब इन दोनों में ये दोनों हो सकते हैं, और जब ये दोनों हो सकते हैं तो इसको देखिए, ठीक है, 18 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 18 से अगर ले जाएंगे इसको बाहर तो देखिए कितनी बार में जा रहा है 18, और आपका बच जा रहा है 15 उधर, ठीक है, 18 का पहाड़ा में 156 आता है कि नहीं, तो 18 से 156 विभाजित हो जाएगा, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162, 56 नहीं आ रहा है, उसमें नहीं 56 आ रहा, तो 162 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं विभाजित कर पा रहे थे, ये गए। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन से, दोनों कर रहे हैं विभाजित, तो क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर जो छोटा नंबर है उसे नहीं लेना है, जो बड़ा होता है उसको आपको लेना पड़ेगा एचसीएफ में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज अब निकालने बैठिए, निकालेंगे फिर उसके बाद टिक करेंगे। अच्छा, बिंदु इतने 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, इसको मैं पहले इरेज करता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, पहले बिंदु 3,4 होगा कहां पर, इसे देख लीजिए, जो ये 3,4 है इसमें ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो एक्स को हम इस पे ड्रॉ करेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और 4 वाई को यहाँ पर 1 2 3 4 मिला के सब यहाँ पर लगभग आपका यहाँ बनेगा 3,4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3, ये रही, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, समझिए, आपसे पूछा है क्वेश्चन एक्स अक्ष से दूरी होगी। अब यही एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से उसकी दूरी कितनी दिख रही है, ऊपर दिखेंगे तो 4 दिख रही है, कितनी 4। तो शॉर्ट में सब लोग लर्न कर रखे हैं कि भाई जब एक्स अक्ष की पूछेगा तो वाई वाली बता दीजिए, जब वाई वाली पूछेगा तो एक्स वाला बता दीजिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपका 4 ऑप्शन में सही हो गया, ठीक है। बाई मैंने समझाया बढ़िया से किस तरीके से वो होता है।
अच्छा, द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल आपसे पूछ रहे हैं। वो भी पूछ रहे हैं कैसे हैं, वास्तविक हैं कि वास्तविक तथा बराबर हैं, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा भिन्न है। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले इनके मूल को निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलों को हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए, 3x² + 5x + 3 = 0। अब 3 3 का कितना होता है 9, तो 9 का गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर 9 का करेंगे 3 3, तो यहाँ पर आपको ये 5 मिलना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, 5 नहीं मिल पा रहा, तो इसे हम लोग श्रीधराचार्य से सॉल्व करते हैं। जब श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए मूल वास्तविक वगैरह पूछा है, तो विविक्त कर निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। विविक्त कर अगर निकालेंगे तो b² - 4ac यही आपको बता देगा कि वास्तविक होगा, इसके मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं, रखते हैं वैल्यू से, निकालते हैं इसकी वैल्यू। कितना आएगा आपका 25 - 4 × 3 × 3, तो ये बनेगा 25 - 4 × 12, 12 × 36, तो ये आपका माइनस का 6 5 11, माइनस का 11 बच रहा है। तो जब विविक्त कर क्या होता है, d जो आपका छोटा होता है 0 से, क्या होता है d छोटा होता है 0 से, तो क्या होते हैं कि मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। देखिए माइनस में आ रखा है, ये काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक माइनस वाले जितने भी नंबर हो गया मूल के। ठीक है, तो काल्पनिक हो जाएंगे। तो काल्पनिक ऐसा कोई यहाँ पर है ही नहीं, मतलब काल्पनिक में। ठीक है, ये बोला वास्तविक, तो वास्तविक कहाँ है, इसे कट कर दीजिए। वास्तविक तथा बराबर, फिर वास्तविक वाली बात ये भी नहीं है। वास्तविक नहीं है, ये बात बेटर लग रही है। वास्तविक तथा भिन्न, ये भी नहीं हो सकता। तो ये की चीज यहाँ से आपको निकालने पर समझ में आ गया कि वास्तविक ये नहीं है, इनके मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आपका 10th क्वेश्चन है, इसे देखते हैं और इसे इरेज करते हैं पहले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 10th वाला। समीकरणों x - y = 2, x + y = 2 का हल होगा। इनका हल आपको बताना है, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। x - y = 2, x + y = 2, ठीक ना, दोनों तरफ 2 है। इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। अब इन्हें कट कर देंगे तो ये माइनस का 2 आई जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस जोड़कर माइनस में 2 आई आ जाएगा। यहाँ ये दोनों प्लस माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी मिलेगी 0। तो देखिए y की वैल्यू कहाँ पर 0 है, दो ऑप्शंस में यहाँ पर 0 दिख रहा था, ये कट और ये कट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, वहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0। अब देखते हैं y की वैल्यू अगर आप किसमें रख दें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो x - 0 = 2, तो आपका मिलेगा x = 2। तो x = 2 किसमें है, ये लास्ट वाला ऑप्शन डी में आपका x = 2 और y = 0, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं और उसको भी सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन वही, दो संख्याओं का योगफल कह रहा, तो x + y का योगफल आपको दे रखा है 8, ऐसे x - y का जो आपका अंतर है वो दे रखा है 2। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी तो क्या ही करना है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, ये माइनस कर लीजिए। ठीक है, इन्हें खत्म कर दीजिए, एक वेरिएबल को हमें खत्म करना होता है। इन दोनों को ऐड करिए 2y, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, y निकालेंगे तो 3 मिलेगा, तो y की वैल्यू कहाँ कितना होगी आपकी 3 होगी, तो कहाँ पर 3 है, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 3 है और बाकी किसी में नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये 12 वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4
सो इन डॉट 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 का 20वां पद होगा। तो 20वां पद निकालने का फार्मूला होता है, 20वां पद जब निकालेंगे आप तो फर्स्ट पद प्लस n-1 इंटू डी, यानी पहला पद आपका होना चाहिए और यनवा पद यन यानी 20 होना चाहिए ऊपर। तो पहला आपका देख लीजिए यहाँ पर कितना है 10 रख लीजिए, प्लस यहाँ पर 20 -1 और सार्वंतर डी निकाल लीजिए। सार्वंतर डी कैसे निकलेगा, 7 में से आपको क्या करना है 10 को घटाना है, तो यहाँ पर -3 मिलने वाला, तो ये -3 यहाँ पर रखेंगे और इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 10 ये हो जाएगा 19, 19 यहाँ हो जाएगा 57 भी माइनस का, अब इन्हें घटाएंगे तो माइनस का 47 मिलेगा आपको। माइनस का कितना मिलेगा 47, तो ये राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसे हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेके लगाते हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं ये भी। हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर इससे केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ 13 एक बिंदु है से खींची गई, यहाँ पर स्पर्श लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की ये लंबाई आपसे पूछ रखा है, ये रहा। ठीक है, बना दिया हूँ मैं। आपसे पूछ रहा है कि ये जो लंबाई आपने स्पर्श रेखा जो आपने खींची है, इसको मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ, ये ओ हो गया, इसे ए कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एपी की समझ लीजिए आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक केंद्र से और इस बिंदु तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है क्वेश्चन से, और यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा कि ये त्रिज्या है, तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसे निकालना है। तो मैंने बता रखा कि यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श करता है कोई भी रेखा अगर किसी वृत्त को जहाँ पर स्पर्श करता है और उसके केंद्र से हम लोग उसको मिलाते हैं, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। अब इसके सामने एक कर्ड है, तो यानी कर्ड का जो आपका वैल्यू है 13, तो वही कर्ड का फार्मूला लगाएंगे, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे आप आधार मान लीजिए या लंब मान लीजिए, कुछ भी मानिए, वही हमें फाइंड करना है। तो कर्ड यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब यानी इसे कर दे रहे हैं 5 को, तो ये 25 हो जाएगा, आधार यानी एपी को कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उसे निकाला जाएगा स्क्वायर में, ये इधर आएगा तो 169 ये है, और ये इधर आएगा तो 25, और ये आपका ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आएगा, 4 4। ठीक है, तो ए, अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, तो रूट से वैल्यू निकलेगी 144 की 12, तो यही आपका 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, लास्ट में यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, 2 घन है उनको मिला के रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, ऑप्शंस भी हम लोग काट देंगे एक आधा भी। देखिए 2 घन है, ये रहा, ठीक है, एक और इसी में घन जोड़ते हैं। ठीक है, ये 2 घन, ठीक है, जिनका आपको दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले थे, तो यहाँ से यहाँ तक एक घन था, तो ये एक घन तो 7, ये भी 7, दोनों को सटा दिए हैं। ठीक है, तो अब एक कैसा आकृति ले लिया है, घनाभ का। ठीक है ना, तो इसे हटा देते हैं सब, अब आपको दिखाई देगा घनाभ की आकृति। देखिए ये रही, ये आपको घनाभाकार दिख रहा होगा। ठीक है, तो घनाभ की आकृति का दिखने लगा, तो ऐसी आपके पास क्या है, ये बीच में लाइन। ठीक है, अब देखेंगे तो पूरा क्लैरिटी आएगी। तो ऐसी आकृति बन जा रही है, दोनों को जब सटा रहे हैं
दोनों घनों को, तो इस प्रकार की आकृति बन रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो लंबाई है ये तो साथ ही रहेगी, ठीक है ना, ये इसकी जो ऊंचाई है कह सकते हैं, ठीक है ना, ये उसकी चौड़ाई जो है वो भी साथ ही होगी, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन यही होगा कि इसकी लंबाई जो होगी, ये जो लंबाई है ये सिर्फ बढ़ जाएगी, ये साथ साथ कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई जितनी थी उतनी ही रहेगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी एग्जैक्ट साथ ही रहने वाली है, वो भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जब हम दो घनों को जोड़ते हैं तो उनकी सिर्फ लंबाइयों में वृद्धि होती है, ऊंचाई और चौड़ाई सेम टू सेम रहता है। अब हमें क्या करना है, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो आपको पता होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो आप इसे